हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं FYB.com का चैप्टर नंबर 1 नेगोशिएशन यूनिट 1 के अंदर। अच्छा बच्चों, अभी लास्ट टाइम तो हमने नेगोशिएशन के कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझा, उसके की एलिमेंट्स को समझा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझ लिया है। अब हम देखेंगे आज जो कि है हमारा परसेप्शन एंड कॉग्निशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा लगता है, साउंड करता है बहुत बड़ा और भारी वर्ड है या हमको इसका मतलब पता है, लेकिन इसका मतलब बड़ा ही आसान है। देखो, द वर्ल्ड रन्स ऑन परसेप्शन। ये मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था और ये लाइन मुझे पूरी ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया है। जो दुनिया जो है ना, ये परसेप्शन पे चलती है। अच्छा, अब ये जो टर्म है परसेप्शन, इसका मतलब क्या है? परसेप्शन वो पहला स्टेप है जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखकर कोई चीज़ को नोटिस करते हो। आपका ब्रेन आपको बताता है कि ये चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने कैमरा है, तो जब मेरी पहली नज़र पड़ेगी कैमरा पे, मैंने नोटिस किया, ठीक है, मैंने देखा क्या है ये जो है मेरे सामने ये कैमरा है। ओके, XYZ कंपनी का कैमरा है जो मैंने नोटिस कर लिया। ये परसेप्शन है। धीरे धीरे मेरे ब्रेन ने मुझे दिखाकर क्या बोला, इन्फॉर्मेशन दी और मुझे कहा कि ये जो तुम्हारे सामने चीज़ है ये परसेप्शन है। मैंने इसकी तरफ देखा, नोटिस किया, ये मेरे सामने जो है वो स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड है। ये जो मेरे सामने है, मैंने देखा, मैंने नोटिस किया और मैंने बताया कि ये क्या है, मेरे सामने डिजिटल पेन है। तो बच्चों, इस तरीके से पहला स्टेप होता है जब आप किसी चीज़ की तरफ देखते हो तो आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता है और आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं कॉग्निशन के ऊपर। कॉग्निशन क्या होता है? जब मैंने इसको देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये डिजिटल पेन है। अब मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करना शुरू की कि क्या कर सकती है डिजिटल पेन। ये ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे तो नहीं चल सकती, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर चल सकती है। कौन से कंपनी की पेन है ये? देख रहे हो आप, कॉग्निटिव धीरे धीरे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा है। परसेप्शन, इन्फॉर्मेशन आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं तो रहती है मेंटल प्रोसेस में, वो आपको बताती है कि ये चीज़ जो है आपके सामने वो क्या है। तो परसेप्शन जो पहला स्टेप है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हो, और कॉग्निशन जो है उसके आगे वाला स्टेप है जो नोटिस करने वाली चीज़ को भी इंक्लूड करता है और उसके साथ साथ उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ये होता है परसेप्शन और कॉग्निशन। नाउ, परसेप्शन एंड कॉग्निशन इन नेगोशिएशन। अब इन दोनों कंसेप्ट का नेगोशिएशन में क्या काम है? बहुत बड़ा रोल है बॉस इन दोनों के दोनों का हमारे नेगोशिएशन में, क्योंकि ये एक स्किल है ना। स्किल के लिए सामने वाले के बारे में कुछ परसेप्शन होना और कॉग्निटिव थिंकिंग होना, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेगोशिएशन एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है वे पार्टीज विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव एंगेज इन डायलॉग बार्गेनिंग टू रीच अग्रीमेंट। कॉमन एग्रीमेंट पर आने के लिए डायलॉग्स, बार्गेनिंग सब कुछ बीच में चलता है, वो है नेगोशिएशन। नाउ, परसेप्शन refers to how individuals interpret and make sense of information। आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, देखकर आपका दिमाग उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करके उसके बारे में बताता है। Cognition on the other hand involves mental process such as reasoning, judgment and decision making। रीजनिंग, उसका रीज़न, उसका कारण, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये सारा मेंटल प्रोसेस कॉग्निटिव का काम है। यानी परसेप्शन प्लस अदर फैक्टर्स इज इक्वल टू कॉग्निशन, एंड परसेप्शन इटसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नोटिसिंग सर्टेन थिंग्स। नाउ, नेगोशिएशन में दोनों के दोनों कंसेप्ट जो है, बायसेस शेप हाउ पार्टीज असेस सिचुएशंस, evaluate options and interact with each other। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रोल हमारे नेगोशिएशन में प्ले करते हैं। नाउ, परसेप्शन एंड नेगोशिएशन। अब ये परसेप्शन कॉन्सेप्ट है क्या, इसके क्या क्या टाइप्स हैं? पहला है तुम्हारा सिलेक्टिव परसेप्शन। Selective perception refers to the tendency to perceive and focus on information that confirms existing beliefs or expectations while ignoring or minimizing contradictory information। सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव का मतलब ये, हम कहते हैं ना, हम बड़ी सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, हम बड़ी सिलेक्टिव चीज़ें पहनते हैं, सिलेक्टिव चीज़ों को खरीदते हैं। तो परसेप्शन भी आपका सिलेक्टिव हो सकता है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग बिलीव्स या एक्सपेक्टेशंस को आप ध्यान में रखते हो, और कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिंपल सा मतलब समझो, सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखना है जो आप देखना चाहते हो, उस पहलू को आप देख ही नहीं रहे हो जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, विच इज़ योर कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन।
In negotiation, parties may selectively interpret messages emphasizing evidence that supports their position or preference. इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे सिर्फ एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल है, दो कंपनी नेगोशिएट कर रही है पार्टनरशिप के बारे में, आपस में मिलकर पार्टनरशिप करना है. एक पार्टी सोचती है या बिलीव करती है अदर इज इंटरेस्टेड इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये पार्टी मेरे साथ इसलिए काम करना चाहती है क्योंकि उसको मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी मेरा ब्रांड, मेरा लोगो बहुत फेमस है ना, मेरे IPR, तो वो सब में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो ये सिर्फ इसीलिए काम करना चाहती है क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट देख रही है. ड्यू टू सेलेक्टिव परसेप्शन, यहाँ पर वी आर फोकसिंग हेविली ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्रपोजल दैट सीम्स रिलेटेड टू IP कंट्रोल. अगर बोल दिया कि भाई तुम्हारे ब्रांड के बाजू में ना हमारा ही लोगो लगाएंगे, लोगो भी तो IPR होता है, सिग्नेचर भी तो IPR होता है ना, तो स्लोगन के पास तुम्हारे लोगो और हमारा लोगो साथ में. अब हम सोच रहे हैं यार ये जो बंदा है ना ये बड़ा चालाक है, बड़ा ही रॉगिश पर्सन है, बड़ा ही बदमाश है, पार्टनरशिप करना चाहता है लेकिन क्या करना चाहता है, मेरे IPR को यूज़ करके अपना काम निभा रहा है वो. ये ऐसा सिलेक्टिव परसेप्शन होता है. हम क्या चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जो बेनिफिट हमको उससे मिलने वाले हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं. वो बोल रहा है रेवेन्यू जो भी आएगा शेयरिंग के बेसिस पर होगा, मार्केट एक्सपेंशन जो होगा दोनों का मिलके कॉमन मार्केट होगा. जब तुम आओगे तो मैं इस मार्केट में नहीं उतरूँ, मैं आऊँ तो तुम इस मार्केट में ना उतरो, तो बड़ा सा मार्केट हम दोनों को मिलने वाला है. इतनी अच्छी चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं और हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि ये इंसान जो है ना ये मेरा बुरा चाहता है, IP कंट्रोल मेरा ले लेना चाहता है. तो बस इसी को कहते हैं हम सिलेक्टिव परसेप्शन. असली ज़िंदगी में भी तो हम ऐसे सिलेक्टिवली परसेप्शन रखते हैं ना रियल लाइफ में. जब कोई हमें अच्छा साइड बता रहा होता है तो हमें लगता है इसको ज़रूर मुझसे जलन है इसलिए मुझे करने मना कर रहा है या मना कर रही है. खुद ने वो चीज़ की, अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे मना कर रही है, विच इज़ रॉन्ग. द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक एंड लर्नड फ्रॉम इट is telling you out of experience so that you do not experience that mistake and you learn from someone else's mistake. तो बस रियल लाइफ में भी ऐसे सिलेक्टिव परसेप्शन को रखना बंद करो और सिक्के के दोनों ही पहलू को देखना, सोचना, समझना शुरू कर दो. फिर आता है हमारा एट्रीब्यूशन. Attribution involves assigning causes or explanations for behaviors, outcomes or events. Negotiators often make attributions to understand the motives, intentions and capabilities of the other party. Attribution यहाँ पर हम सामने वाले का behavior के पीछे reason क्या है, explanation क्या है उस event के पीछे समझने की कोशिश करते हैं. Basically, attribution biases such as fundamental attribution error, जहाँ पर attributing others' behavior to internal factors while ignoring situational factors. Self-serving biases can impact perceptions and influence negotiation outcome. देखो ये जितने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं ना, इनको तुम बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश मत करो. एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया आप उस कंसेप्ट को लिख सकते हो, क्योंकि टेक्सचुअल लैंग्वेजेस होती ही ऐसी है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो. तो देखो एट्रीब्यूशन में क्या होगा, यू आर नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर. आप एक सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना चाहते हो. अब यहाँ पर सप्लायर इज बिंग वेरी फर्म ऑन प्राइस. सप्लायर बोलता है मैं तो किसी तरीके से प्राइस को रिड्यूस करने वाला नहीं हूँ, बड़ा ही रिजिड है, बड़ा ही फर्म है. आप क्या सोचोगे, यू माइट मेक डिफरेंट एट्रीब्यूशंस अबाउट द सप्लायर्स बिहेवियर. आपको लगेगा ये प्राइस कम नहीं कर रहा है, ज़रूर ये इंसान जो है वो बड़ा ही लालची है, ग्रीडी है और डिफ़िकल्ट, या ऐसे इंसान से डील करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है. या फिर ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट योर एक्सपेंस. वो बोलता है प्राइस कम नहीं होना चाहिए, तुमको ये बेचना ही है. तो आप क्या सोचोगे, अच्छा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, यानी मुझे यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है. ये आपका एक्सप्लेनेशन, आपका माइंड आपको रीज़न दे रहा है किस चीज़ के लिए, सप्लायर के इस बिहेवियर के लिए. लेकिन अगर आप ये सोचो सप्लायर माइट बी अंडर प्रेशर ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और मार्केट चेंजेस. आप सोचोगे सप्लायर जो है बेचारा टेंशन में है, प्रेशर में है. क्यों, मैन्युफैक्चरर ने बोला है, सप्लायर को दिया है, तो क्या बोला है, प्राइस एक पे किया है ना सप्लायर से भी. मार्केट डिमांड ज़्यादा है उसकी, या फिर मार्केट बड़ा ही ख़राब चल रहा है तो वो ऐसे टाइम पर लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी तरीके का. तो दोनों ही तरफ से आपको सोचना है, ठीक है. तो वो होता है हमारे एट्रीब्यूशंस. देन कम्स माई स्टीरियोटाइपिंग एंड हालो इफेक्ट. स्टीरियोटाइपिंग का मतलब हमने जनरलाइज्ड बिलीव और एजम्पशन बनाकर रखा है किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल्स के बारे में. नेगोशिएशन में स्टीरियोटाइप कैन लीड टू बायस्ड परसेप्शन,
unfair judgment based on characteristics such as gender, ethnicity, organizational affiliation. यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने स्टीरियोटिपिकल में हम कहते हैं ना, थिंकिंग बड़ी स्टीरियोटाइप से तुम्हारी, यानी हमने एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट बनाकर रखा है। सोसाइटी जो मानती है बस वही सोसाइटी का मानना है कि आदमी घर चलाना चाहिए और औरत घर में काम करनी चाहिए। तो बड़ा स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है इस तरीके की थिंकिंग। नेगोशिएशन में भी ये बायसनेस काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग नेगोशिएशन आउटकम को इफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इन नेगोशिएशन इफ़ यू स्टीरियोटाइप समवन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंट्री एज बीइंग अग्रेसिव, यू माइट अप्रोच द नेगोशिएशन मोर डिफेंसिवली। अगर आपको किसी इंसान को देखकर लगता है बड़ा ही अग्रेसिव इंसान है, इसकी तो मैं चलने दूंगी ही नहीं, या मैं इसकी बात तो मानने वाली हुई नहीं, इसके पॉइंट पर अग्री करना ही नहीं, तो आप अपने नेगोशिएशन के अप्रोच के लिए बड़े ही डिफेंसिव हो जाओगे। इवन इफ द पर्सन डजंट डिस्प्ले एनी एग्रेसिव बिहेवियर, ये आपने उसके बारे में एक असम्पशन बनाकर रखा है कि ये इंसान जो है ना बड़ा ही एग्रेसिव है, क्योंकि इसको हर बार जीत पसंद है, इसको सिर्फ जीतना है, हारना नहीं है, तो ऐसे इंसान को मुझे जीतने नहीं देना है। आप बड़े डिफेंसिव हो गए, ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग हो गई। हैलो इफेक्ट जो होता है, it occurs when positive or negative perception of a person or organization influence the overall impression। किसी इंसान की एक क्वालिटी पसंद आ जाए तो उसकी बुराइयाँ नहीं दिखती, किसी इंसान की एक बुराई दिख जाए उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। यही है हमारा हालो इफेक्ट। नेगोशिएशन में भी सेम चीज़ होती है। नेगोशिएशन में इफ द अदर पार्टी हैज़ अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग हाईली सक्सेसफुल, यू मे अज्यूम दे आर ऑल्सो मोर कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और रीजनेबल इन नेगोशिएशन। अगर अदर पार्टी जिसके साथ नेगोशिएशन करना है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आपको क्या लगेगा कि अरे बहुत कॉम्पिटेंट है, इससे मैं जीत नहीं पाऊंगी, इसलिए नेगोशिएशन में जो बोलता है ना मान लेते हैं हम। दिस माइट लीड यू टू ट्रस्ट देम मोर इजीली इवन इफ यू हैवंट सीन एविडेंस ऑफ दोज अदर ट्रेड्स। भले ही उसके अंदर वो सारी क्वालिटी ना भी हो, फिर भी हाईली सक्सेसफुल है, इसीलिए तुमने मान लिया कि नेगोशिएशन में इससे हम अग्री कर लेते हैं। देन कम्स योर परसेप्शन ऑफ पावर एंड स्टेटस। अब पावर और स्टेटस के बारे में हमारा परसेप्शन क्या बोलता है। परसेप्शन ऑफ पावर एंड स्टेटस इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन डायनामिक्स एंड बिहेवियर्स। हाई पावर negotiator may be perceived as more influential, assertive, persuasive, impacting their ability to achieve favorable outcome। देखो, अब जब हम बात करते हैं पावर और स्टेटस की, यहाँ पर नेगोशिएटर का अपना एक परसेप्शन होता है जब पावर और स्टेटस की हम बात करें। एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में इफ वन पार्टी इज परसीव्ड टू हैव मोर पावर यानी कि अगर एक पार्टी के पास लगता है बहुत ज़्यादा पावर है, वीकर पार्टी माइट फील प्रेशर टू कंसीड मोर अज्यूमिंग दे हैव लेस लेवरेज टू इन्फ्लुएंस द आउटकम। ये इंसान बड़ा ही पावरफुल है, मैं एक वीकर इंसान हूँ, मैं इसके पावर के आगे नहीं जीत सकता, तो ये नेगोशिएशन हमको उसके साथ माननी पड़ती है। वही जब हम बात करते हैं स्टेटस की, इन अ बिजनेस मीटिंग इफ समवन इज सीन एज हाई स्टेटस बिकॉज ऑफ द टाइटल और रेप्यूटेशन, अदर्स में गिव मोर वेट टू देयर ओपिनियंस और डेफर टू देम इन डिस्कशंस इवन इफ दे आर इन द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द रूम। किसी का स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, बड़े टाइटल पर, बड़े रेप्यूटेशन, बड़ी उसको पोजीशन मिली हुई है, वो देख कर लोग जो है वो चापलूसी करना शुरू करते हैं। अरे आप जो बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो, आपकी बात एकदम सच है। भले उस इंसान को उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो सकता है नेपोटिज्म की वजह से वो उस पोजीशन पर पहुंच गया हो, बावजूद इसके लोग जो है वो चापलूसी करके उसकी बात जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, नॉलेज हो या ना हो। तो इसे हम कहते हैं पावर एंड स्टेटस का इन्फ्लुएंस आपके परसेप्शन के ऊपर नेगोशिएशन में। ये हमारे परसेप्शन थे। अब हम पहुंचते हैं अपने कॉग्निशन की तरफ। कॉग्निशन एंड नेगोशिएशन में आता है पहले डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो आपने कई सारे ऑल्टरनेटिव्स बांटना हमको याद रखना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स इन नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पर नेगोशिएशन में कई सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमने सोचा है, हर एक ऑल्टरनेटिव्स का रिस्क क्या होगा, चूजिंग एक्शंस दैट मैक्सिमाइज आउटकम अलाइंड विद पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी एक्शंस हम लेने वाले हैं उसका इम्पैक्ट पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे क्या होने वाला है, इन सारे एस्पेक्ट को सोचकर हम डिसीजन लेते हैं। कभी भी हम एब्रप्टली डिसीजन नहीं लेते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रख के ही डिसीजंस लेते हैं। कॉग्निटिव बायसेस सच एज एंकरिंग, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, फिक्सेशन ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करो, कंफर्म करो उसके प्री कंसेप्शंस को, एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर एस्टिमेटिंग वंस एबिलिटी और नॉलेज।
अपने आप को बहुत बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर ये मत समझना कि मुझे सब कुछ पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत कुछ पता नहीं होता है। ना ऑल दिस बायसेस कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लीड टू सब ऑप्टिमल आउटकम्स। तो ये सब की वजह से भी क्या हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है शायद आपको ना मिल पाए अगर ये सारे बायसेस आप रख कर चलोगे तो। देन कम्स रिस्क परसेप्शन एंड रिस्क प्रेफरेंसेस। Negotiators' perception of risk and their risk preferences influence decision-making strategies and willingness to take or avoid risk. So यहाँ पर नेगोशिएटर का जो परसेप्शन होता है रिस्क को लेकर या रिस्क प्रेफरेंसेस को लेकर, उसका भी इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज पर होता है, यानी कि वेदर यू आर विलिंग टू टेक रिस्क और यू आर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क. Risk perception bias such as availability heuristic, overestimating the likelihood of events based on vivid or recent examples, framing effects, responding differently to information depending on how it is presented, shape negotiators' assessment of potential gains and losses affecting negotiation strategies and outcome. तो यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है रिस्क परसेप्शन बायस जो हम रखते हैं उसके बेसिस पर भी हमारा जो नेगोशिएशन का आउटकम है वो इम्पैक्ट हो सकता है, जो स्ट्रैटेजीज है वो अफेक्ट हो सकती है. देन कम्स माई कॉग्निटिव डिसोनेंस. Cognitive dissonance occurs when individuals experience psychological discomfort due to conflicting beliefs, attitudes or behaviors. तो cognitive dissonance तब होता है जब कहीं ना कहीं psychologically we are feeling discomfort क्योंकि सामने वाले के beliefs और attitudes और हमारे match नहीं होते हैं. In negotiation, cognitive dissonance may arise when parties encounter information that challenges their initial positions or decision. सो यहाँ पर क्या होता है नेगोशिएशन में कॉग्निटिव डिसोनेंस तब आता है, ये साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट तब आता है जब पार्टीज आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करती है एंड दैट इन्फॉर्मेशन आर क्वाइट चैलेंजिंग देयर पोजीशंस और डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ पर्सन हु फॉलोज एथिक्स, सही गलत अच्छा बुरा ये सारी चीज़ें, अब मेरे साथ मेरे अपोजिट में एक पार्टी है जिसके साथ मुझे एक अग्रीमेंट करना है, तो हम दोनों को मिलकर एक एडवर्टाइजमेंट करना है. तो जो अपोजिट पार्टी है XYZ पर्सन वो बोलता है कि एक काम करते हैं, इसके अंदर हम हिडन फीस और चार्जेस रखते हैं. मैं एथिकल पर्सन हूँ, मैं गलत नहीं कर सकती, मैंने बोला कि नहीं एडवर्टाइजमेंट में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई, किसी भी तरीके की हिडन फीस और चार्जेस जो है वो नहीं होने चाहिए. तो मैं एथिकल पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और उसको ऐसा लगता है कि हिडन फीस एंड चार्जेस तो कॉमन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये होनी चाहिए. तो अब इसका ये कॉग्निटिव डिसोनेंस ये मुझे साइकोलॉजिकली डिस्कम्फर्ट दे रहा है. अगर मैं उसकी बात मान लेती हूँ तो हो सकता है फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो मुझे भी झेलना पड़ सकता है. या तो मैं उसकी बात मान लूँ ये सोचकर कि चलो यार हिडन फीस तो हर कोई रखता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो मैं उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ जाऊँ कि छोड़ो मुझे उसके साथ में बिज़नेस करना ही नहीं है, या फिर मुझ पर प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें ये बिज़नेस करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये जॉब जो है चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल क्रंचेस से बाहर निकलना है तो ये काम करना ही पड़ेगा. तो ना चाहते हुए भी अगर मैं किसी काम को करूँ तो साइकोलॉजिकली वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करेगी. दैट इज़ योर कॉग्निटिव डिसोनेंस. Negotiators may resolve cognitive dissonance by rationalizing their choices, seeking additional information, adjusting their negotiation strategies to align with their beliefs and preference. तो ये जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट हो जाता है हमें, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने चॉइसेस को रैशनलाइज कर दो, लॉजिकली सोचो हर चीज़ के बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जमा करो. अगर ये तरीका नहीं अपनाए तो हम दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे कि तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए. अपने नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, बिलीव्स एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे थोड़े से चेंजेस लेकर आ सकते हो. ये है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस इन नेगोशिएशन. Next comes my information processing and memory. Now, information processing in negotiation involves encoding, interpreting, recalling information relevant to negotiation goals and outcome. जो भी information है हम उसको encode कर रहे हैं, अपने पास लेकर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसका outcome क्या होगा वो भी हम सोचते हैं. Negotiators' ability to process information effectively, recall की डिटेल्स. अब नेगोशिएटर की जो भी एबिलिटी है टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, किस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जा सकता है, इंटीग्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन इफेक्टिवनेस. तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. Memory biases such as hindsight bias, overestimating one's ability to predict outcomes after they have occurred.
and recency bias, giving undue weight to recent event or information, impact how negotiators interpret past experiences and make future decision. तो memory biases के ऊपर आप क्या करते हैं, उसके बेसिस पर, past experiences के बेसिस पर आप अपने future के decisions जो है वो लेते हैं. That is also kind of bias under your information processing and your memory. Now we have impact of perception and cognition on negotiation dynamics. अब ये परसेप्शन और कॉग्निटिव का इम्पैक्ट जो है नेगोशिएशन डायनामिक्स पे कैसे होता है. पहला है कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन. Perception and cognitive biases influence how negotiators communicate, interpret messages and respond to verbal, non-verbal cues during negotiation. तो perception और cognition ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जब communicate करते हैं उसके बेसिस पर messages को interpret करते हैं, verbally हम respond करते हैं, non-verbal cues के साथ हम respond करते हैं जब negotiation चल रहा होता है तब. मिसइंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बाइज्ड इंटरप्रिटेशन कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आपने किसी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया या मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके नेगोशिएशन के आउटकम के ऊपर हो सकता है. सेकेंड इज नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स. Now the strategies and techniques are shaped by negotiators' perception of the situation. यानी ये स्ट्रैटेजी और टेक्टिक्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेरे परसेप्शन के ऊपर कि मैंने क्या चीज़ नोटिस की और उसको अपने ध्यान में रखा है. कॉग्निटिव असेसमेंट जो होता है कि अब जो चीज़ मैंने देख ली, सोच ली, समझ ली, अब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, क्या क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द अदर पार्टीज बिहेवियर एंड इंटेंशन. और सामने वाली पार्टी का बिहेवियर और इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स दिस नेगोशिएशन. अवेयरनेस ऑफ बायसेस, अलग अलग बायसेस के बारे में पता होना चाहिए. टेक्टिक्स को सही से यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि फ्रेमिंग आर्ग्यूमेंट्स पर्सुएसिवली, आपके आर्ग्यूमेंट भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो रहा होगा. एड्रेसिंग कंसर्न्स प्रोएक्टिवली, जो भी प्रॉब्लम है एक्टिवली सामने से आपको बताना है. अडैप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू अलाइन विद अदर पार्टीज प्रेफरेंसेस कैन एनहांस नेगोशिएशन आउटकम. यानी अपनी बात प्रेजेंट करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट करो कि सामने वाला आपसे कन्विंस हो जाए, ना कि आप उससे कन्विंस हो जाओ. देन कम्स माई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. परसेप्शंस ऑफ फेयरनेस, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन नेगोशिएशन. तो कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन होता है ना हमारा कि नहीं यार हमें इंसाफ करना है, हमें भरोसा करना है और रिस्पेक्टफुली सामने वाले के डिसीजन को भी सुनना है, अप्रिशिएट करना है, ये सारे एथिकल मॉरल चीज़ें जो हमको फॉलो करने हैं सो दैट वी मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप ड्यूरिंग द नेगोशिएशन. बायस्ड परसेप्शन अगर होगा तो बायस्ड परसेप्शंस ऑफ मोटिव्स कैन एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट्स और अंडरमाइन ट्रस्ट. यानी जैसे बायस्ड क्या होता है, हम सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं इसका मुझसे कुछ फ़ायदा है तभी मेरे साथ में है, ये बड़ा ही बायस्ड परसेप्शन है. वेल एक्यूरेट परसेप्शन एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग. वही अगर हम देखें तो ये बायस्ड परसेप्शन की वजह से हम गलत समझ सकते हैं, भरोसा नहीं करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. एक्यूरेट परसेप्शंस वही होने चाहिए, हम जिस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिवली एक सोल्यूशन पर आते हैं जहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम बातों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं. देन देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग परसेप्शन एंड कॉग्निशन. अब ऐसा क्या तरीका है जिससे हम ये परसेप्शन कॉग्निशन को मैनेज कर सकते हैं. पहला है अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन. नेगोशिएटर्स जो होते हैं दे कैन एनहांस अवेयरनेस ऑफ देयर ओन परसेप्शन एंड कॉग्निटिव बायसेस थ्रू रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और मेंटर्स. अपने आप को पहले समझने की कोशिश करना है हमको कि हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, क्या नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है. यू कैन स्टार्ट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर पियर्स, योर मेंटर्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी वेल. अपने आप को पहले सही से समझ लो कि आप क्या हो बिफोर जजिंग समवन एल्स. इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस. सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इंक्लूडिंग कलेक्टिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव. अब इन्फॉर्मेशन गैदर करो, अलग अलग लोगों के सोच विचार को समझने की कोशिश करो, फैक्ट को कलेक्ट करो, एनालाइज करो इन सारे इन्फॉर्मेशन को, रिड्यूस रिलायंस ऑन बायस्ड अजम्पशन. अब खुद के मन से कुछ सोच लो, उससे बेटर है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करो, समझो, फैक्ट और फिगर आपके सामने होगा तो आप खुद इन्फॉर्मेशन को सही से समझ सकते हो, रेदर देन हैविंग सिलेक्टिव परसेप्शन अबाउट पीपल और रेदर देन जजिंग पीपल. It enhances negotiators' ability to make informed decisions based on reliable information. अगर आपके सामने फैक्ट है, फिगर है, तो आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा नेगोशिएशन एज कम्पेयर टू ओनली बेस्ड ऑन परसेप्शन यू आर टेकिंग डिसीजंस. पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एम्पैथी. Practicing perspective
taking and empathy allows negotiators to understand the other party's interest। दूसरे के भी पर्सपेक्टिव को सुनो ना, नेगोशिएटर जो है आपके सामने अपोजिट पार्टी है, उसके भी परसेप्शन को सुनो, उसके भी पर्सपेक्टिव को समझो, उसके भी नज़रिए से देखने की कोशिश करो कि वो आपको क्या समझाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट, कंसर्न्स, मोटिवेशंस ज़्यादा अच्छे से समझो। By empathizing with the perspectives of others, negotiators can build rapport, establish trust, and collaboratively explore solutions that address mutual needs and priorities. So जब आप empathize करते हो, दूसरों के perspective को भी समझने की कोशिश करते हो, negotiators can build rapport, आप एक अच्छा rapport build कर सकते हो with the other party, collaboratively यानी कि मिलकर एक solution पर आने की कोशिश कर सकते हो। Collaborative problem solving, again it is talking about solving the problem और encouraging problem solving approaches, जैसे कि आपने brainstorming ऑप्शन सेलेक्ट किया, ट्रेड ऑफ जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट किया, जहाँ पर आप डाइवर्स व्यू पॉइंट को मिलाने की कोशिश करते हो, क्रिएटिव सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हो, जिससे कि दोनों ही पार्टी जो है वो फायदे में रहे। Collaborative negotiation strategies foster win-win outcomes that enhance satisfaction and strengthen relationship। मिलजुल कर जब भी हम काम करते हैं तो वो एक विन विन सिचुएशन ही होती है। अगर आप कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं दिखाओगे, आप अपने बारे में ही सोचोगे, सेलेक्टिव परसेप्शन ही रखोगे, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी अ विन और लूज स्ट्रैटेजी फॉर यू। तो टू गेट दिस विन विन सिचुएशन इन योर हैंड, आप भी जीतो, सामने वाला भी जीते, हम भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करो। ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड इन योर माइंड दैट डू गुड फॉर अदर्स एंड इट विल कम बैक टू यू, and if you do bad, definitely it has its own way of coming back to you. That is how your negotiation skills also works. Now, what are some of the ethical consideration in perception and cognition? अब ये ethics यहाँ पर क्या होता है? ethics का मतलब होता है morally right या wrong, सही और गलत का फ़र्क को पहचानना। यहाँ पर negotiators जो है उनको ethical standards follow करना है, इंक्लूडिंग फेयरनेस, यानी कि सामने वाले के बारे में जब आप नेगोशिएशन पर हो तो इंसाफ की बात सोचो, ऑनेस्टी, ईमानदारी से करो, एंड रिस्पेक्ट अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे के नज़रिए के भी उतनी रिस्पेक्ट करो जितना अपने पर्सपेक्टिव की करते हो। व्हेन मैनेजिंग परसेप्शन एंड कॉग्निशन इन नेगोशिएशन, एथिकल बिहेवियर फॉस्टर्स ट्रस्ट। अगर आपका बिहेवियर एथिकल है, अच्छे से बात कर रहे हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, इससे क्या होता है, भरोसा बढ़ता है आपके ऊपर, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि दोनों ही जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल एग्रीमेंट्स दैट बेनिफिट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, और इसी के साथ साथ सस्टेनेबली दोनों आपस में, यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी, जब एक बार भरोसा हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए भी आप आपस में मिलकर काम कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन इन नेगोशिएशन, अब ये परसेप्शन और कॉग्निशन नेगोशिएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है? व्हेन दिस कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड इन वेरियस नेगोशिएशन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग बिजनेस नेगोशिएशन, या तो बिजनेस में नेगोशिएशन हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेबर रिलेशन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पर्सनल इंटरेक्शन में, इन सब के अंदर परसेप्शन कॉग्निटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Understanding how perception and cognition influence negotiation dynamics, negotiators can leverage insights to improve communication। एक बार आपने perception cognitive को अच्छे से समझ लिया, अपने आप ये negotiation dynamics के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, डेफिनेटली negotiators काफ़ी अच्छे से अपने communication को improve कर पाएंगे। मिटिगेट बायसेस, यानी कि लोग जो सोचते हैं ना कि नहीं ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भरोसा दिलाओ कि आप उनके फ़ायदे की बात कर रहे हो, ना कि उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। एंड अचीव सक्सेसफुल आउटकम्स दैट मीट डाइवर्स इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्टिव, और इसी के साथ साथ आपको सक्सेसफुल आउटकम जो है वो मिल जाएगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी मीट हो रहा है एंड द अदर पार्टीज इंटरेस्ट इज ऑल्सो मीटिंग। नाउ टू कंक्लूड, परसेप्शन एंड कॉग्निशन आर इंटीग्रल टू नेगोशिएशन, दोनों के दोनों ही नेगोशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज बोथ द पार्टीज शेप इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे समझते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे इंटरैक्ट करते हो नेगोशिएशन प्रोसेस के टाइम पे। By recognizing and managing biases, enhancing communication effectiveness and promoting collaborative problem solving, negotiators can navigate complexities, build trust and achieve mutually beneficial agreement। तो बेसिकली एक बार आपने समझ लिया, उसको मैनेज कर लिया, बायसेस को एक्सक्लूड कर दिया, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव रखा, कोलैबोरेटिवली मिलकर काम कर रहे हो, तो आपकी जीत जो है और अदर पार्टी की जीत जो है वो नेगोशिएशन के आउटकम के ऊपर पक्की है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग सा परसेप्शन एंड कॉग्निटिव थिंकिंग वाला कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।